नमस्कार, स्वागत है आपका बोलेगा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मूंगिया। आज हम आपको एक ऐसे युवा नेता, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में हुए जिला परिषद के चुनावों में सबसे ज़्यादा भारी वोटों से जीत हासिल की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र के भंजाल वार्ड की, जहाँ पर चैतन्य शर्मा जिला परिषद वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे, विकास कार्य की क्या रफ्तार है, ये इन सब तमाम बातों की जानकारी आज हम इनसे लेंगे। तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, स्वागत है आपका बोलेगा हिमाचल में। थैंक यू सो मच। और हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपके सारे व्यूअर्स को, ग्रेट विधानसभा के सारे मेरे साथियों को चैत्र नवरात्रि और दोनों हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है, स्कूल से लेकर या एजुकेशन से लेकर यहाँ तक कैसा रहा हो, आप थोड़ा सा बताएं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत ही ज़्यादा जी। दिलचस्प रहा है। पिछले जो 1.5-2 साल में जो खासकर हमें अपने एरिया में एक सीख मिली है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करके हाँ जी। हमने जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझा है, एरिया के गुड एंड बैड दोनों को देखा है और उसके ऊपर जो हम लगातार काम कर रहे हैं, बहुत ही एक रिच और एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है और उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपने एरिया में। जी। तो सर, आपका 1 वर्ष का कार्यकाल जो था उसमें जी आपने क्या क्या विकास किए है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो जब 2019 में मैंने ये YSP जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जी। युवा शक्ति पराक्रम, इसका मैंने स्थापना करी थी। तो वो ऑफ कोर्स विद अ फोकस ऑन द यूथ था और उसमें 3 मेन एजेंडे जो हमने उठाए थे वो था एजुकेशन का, जी। साथ साथ हेल्थ केयर एंड थर्डली हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। फिर आप जैसे जानते हैं कि जब 2020 आया तो कोरोना महामारी की चपेट में हमारा पूरा देश, प्रदेश, जी। जी। पूरा का पूरा विश्व एक हिसाब से उसी में ही फंस गया था। हाँ जी। तो हमारा जो सारा सिर्फ सेंट्रल फोकस था वो ये था कि पहले तो हमें इस कलामिटी के साथ कैसे डील करें। फिर यही जो हमारे 3 मुद्दे थे, आज की डेट में भी अगर हम धरातल पे देखें तो यही सबसे ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट्स हैं। जी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को देखें तो बेरोज़गारी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई पे चली गई थी, स्पेशली आफ्टर कोरोना। जो मेरे जितने भी युवा साथी हैं जो किसी भी एडजॉइनिंग एरिया में काम करते थे, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, जी। चाहे लुधियाना हो, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण घर वापस आना पड़ा है। और ये मुद्दे हमने पहले भी रखे थे, आज भी वही रख रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक होम ग्रोन एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ावा देना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अब वो कैसे होगा? वो तभी होगा कि फॉर्मेटिव ईयर से जब हम बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, यूथ की एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। इसी के लिए ही हमने अपने बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनका आगे प्रोत्साहन करने के लिए अपनी स्कॉलरशिप की एक बहुत ही सक्सेसफुल, मैं कहना चाहूँगा, स्कीम चलाई है, जो इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी हमने अपने वार्ड नंबर 17 के 16 पंचायतों में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करा है। अब आने वाले टाइम में जो हम पूरा गगरेट विधानसभा का क्षेत्र है, जो हमारी 45 पंचायतें हैं, मेरिट और नीड बेस्ड तरीके पे दोनों जगह पे इनको स्ट्रैटेजिक तौर तरीके से उतारा जाएगा। तीसरा, जैसे मैंने आपको अपना फोकस मुद्दा बताया, वो हेल्थ केयर का है। देखिए, चाहे वो एक प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे वो इमरजेंसी एक्सीडेंट के केसेस हों, चाहे वो एनी डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज़ हों, चाहे हमारे आज के डेट में जो बड़े बुजुर्ग हैं, किडनी डायलिसिस कराना होता है किसी को नी की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो फॉर एनी ऑफ दीज थिंग्स जो हमारे यहाँ की आज की करंट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो सूटेबल नहीं है। जहाँ तक हम सरकारी सिस्टम का भी देखें अगर उसमें, तो ठीक है, जगह जगह पे जो हमारे सरकारी डॉक्टर हैं जिनकी नियुक्तियाँ हो रखी हैं, वो अपनी तरफ से तो देखिए मेहनत से काम कर ही रहे हैं। जी। सो माई कंप्लेन इज़ नॉट पर्टिकुलरली टूवर्ड्स देम। जो एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो मैनेजमेंट है और आगे जो एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो कहीं ना एक हद से हद, जो हम सभी जानते हैं हमारे एरिया में, उसकी कहीं ना कहीं कमी रही है। तो हेल्थ केयर में भी अभी हमारे YSP के माध्यम से डेली हम एक एम्बुलेंस की सेवा चलाते हैं, और चाहे पेशेंट्स को कहीं भी जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, मोहाली जी। जाना जी। हो, दिल्ली जाना हो, लुधियाना, पंजाब में कहीं पर भी उनको जाना रहता है, तो हमारी सेवाएं उनके लिए जो है सदैव उपलब्ध रहती हैं। बट मेरा जो अब विधानसभा को मद्देनज़र रखते हुए जो मुद्दा आ रहा है कि हेल्थ केयर के सेक्टर में, फॉर एग्जांपल, कि मैं खुश हूँ कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस की सेवा हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं और लोग उसका भरपूर तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं। बट दुख की बात यह है कि ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें अपने एरिया के बाहर जाना क्यों पड़ रहा है। ये सेम सर्विसेज जो हैं हेल्थ केयर सेक्टर में हमें अपने एरिया में प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल अल्ट्रासाउंड कराना है आपने, या अगर आपने MRI कराना है, तो आपको कम से कम 20-25 किलोमीटर का जो सफ़र है वो मिनिमम पे तय करना ही पड़ता है। अगर कोई भी इमरजेंसी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो
रेफरल मॉडल, रेफरल सिस्टम से हम सभी आज की डेट में हिमाचल में बहुत अच्छे से अवेयर हैं। यहाँ से आप जाएंगे ऊना से फिर वो आपको तो पीजीआई भेज देंगे या होशियारपुर भेज देंगे, उतने में जो पेशेंट है वो उसकी हेल्थ जो है और टोटल जो है कोलैप्स कर जाती है। तो इस पे इस वक्त फोकस करना, अब जल्द से जल्द जो अगले 2-3 महीने में आपको भी देखने को मिलेगा कि हम एक मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने एरिया में जल्द से जल्द लाएंगे। ये बात मैंने इलेक्शन से पहले भी रखी थी। अब एज टाइम इज़ कमिंग क्लोज बाय, और अभी हमने जो फोकस था वो तो इमरजेंसी सर्विसेज पे, लोगों का एम्बुलेंस की सेवा के माध्यम से उस पर फोकस रखा था। अब नेक्स्ट जैसे मैंने कहा हम हॉस्पिटल में भी जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर पे हमारा फोकस है, जहाँ हम अपने स्कॉलरशिप के स्कीम्स के माध्यम से अब हम जल्द से जल्द काउंसलिंग और कोचिंग सर्विसेज भी अपने स्टूडेंट्स के लिए शुरू करेंगे। जहाँ सबसे पहले तो जो बच्चे जो 8th में हैं या 10th में हैं या 12th में हैं या कॉलेजेस में हैं, तो वो सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, उससे उनको क्या लाभ मिलने वाला है, एक उनकी जनरल काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में उनका जो एजुकेशन में जो उनका एप्टीट्यूड है उनको अच्छे से कैसे निखारा जा सकता है, उसके लिए कोचिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्राइवेट पब्लिक दोनों एक पीपीपी मॉडल में हम उसको अपने विधानसभा में वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। थर्ड मैंने बात रखी थी एम्प्लॉयमेंट की, उसके लिए मैंने इलेक्शन के टाइम पे भी यही बोला था अपने जिला परिषद के, और इसी का ही अब आपको आगे भी मॉडल 2-3-4 में अलग अलग सेंटर्स के तौर पे विधानसभा में देखने को मिलेगा। अगर आप लोअर बंजाल में देखेंगे तो हमने अभी एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करी थी December 15 को, जहाँ 30 स्टूडेंट्स की सक्सेसफुल इंडक्शन हो चुका है। वो अब फुल्ली क्वालिफाई हो चुका है प्रशिक्षण केंद्र का, जो PMKVY का मॉडल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से उनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। मार्च 15 से अब उनका एक ऑनबोर्डिंग चल रहा है 1 मंथ का, और जल्द से जल्द अब हम उनको जो है एक प्राइवेट सेक्टर में ही या तो अपने एरिया में एडजस्ट करेंगे, या अगर उनके डिमांड अनुसार या अगर उनका इच्छा अनुसार होगा तो उनको कहीं और एडजस्ट करा जाएगा। तो मैं यही सिमिलर मॉडल को, क्योंकि ये देखिए ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब में यही डिफरेंस होता है। आज की डेट में आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो जो युवक भी है उसको कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ब्लू कॉलर जॉब की तरफ जाना पड़ रहा है, हाँ जी। जिसको हम दिहाड़ी दप्पा अपने कोलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आपके पास एजुकेशन भी है, आपने बीए भी कर रखी है, बीएससी कर रखी है, एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, उस एजुकेशन का क्या है फ़ायदा अगर आप उसमें होम ग्रोन एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा, अगर आपको वही अपनी एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट यहीं पर नहीं मिल पा रही है। तो मेरा सारा का सारा फोकस जो है यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर रहेगा। साथ ही साथ खेल कूद में तो देखिए हम प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा आगे हैं ही। मैं आपके माध्यम से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जो सांसद हैं माननीय अनुराग ठाकुर जी, आज जो आज की डेट में कैबिनेट मंत्री हैं खेल के और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन के भी, सो उनका भी एक अच्छा सपोर्ट रहता है, जहाँ की हम प्रमोट कर रहे हैं कि यूथ को, चाहे उनके लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ स्टेडियम बनने हो, जो ऑलरेडी ग्राउंड्स हैं उनकी भी अपकीप और मेंटेनेंस में भी हमारा एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा जोर रहता है। एंड जो बच्चे हमारे अलग अलग प्रकार के विभिन्न स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो हमारा है उनका हम कैसे क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कर सकें। अगर हम उनको राइट कोचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट एस्टैब्लिशमेंट में उनको भेज सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो टैलेंट है वो अपने आप उभरेगा। सो ये अभी हमारे फोकस पॉइंट्स हैं। अब जो नेक्स्ट मेरी एक इमीडिएट जो फोकस रहने वाला है इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ और 2, वो वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा। हम अधिकतर देखते हैं, और मैंने जगह जगह पे जाके महसूस करा है कि अगर कोई हम सब में से सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वो महिला है आज की डेट में। वही एकमात्र जो है सुबह अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, उसके बाद उन्हें स्कूल भेज रही हैं, स्कूल भेजने के बाद फिर वो अपने हस्बैंड को भी तैयार कर रही हैं, फिर खुद भी जाके अपने पंचायत में या कहीं नरेगा में या किसी माध्यम से वो एक रोज़गार का भी जो है अपने घर के अंदर रोटी का साधन भी खुद ही बनाने की कोशिश कर रही हैं। सो जैसे मैंने अभी आपको कॉल सेंटर का एग्जांपल दिया, मेरे को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि उसमें से अगर आप देखेंगे कि तो 10 से 12 जो हैं वो महिलाएं हैं, एंड वो सिंपली गर्ल्स नहीं है, उसमें से ऐसी औरतें भी हैं जो मैरिड हैं, उनके 2-2 बच्चे भी हैं। सो हम तो सिर्फ एक माध्यम बने हैं जहाँ हम उनके वो टैलेंट को या जो उनके अंदर एप्टीट्यूड था उसको आगे निखार पाएँ। तो मेरी प्राथमिकता उसमें भी रहेगी, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे भी हो, चाहे वो हमारे नगर पंचायतों के माध्यम से भी हो, कि हम वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लोकल लेवल पे उनके लिए क्रिएट करें। जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने समाज सेवा के क्षेत्र में मतलब बहुत से अच्छे कार्य कर रही हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो आपकी संस्था है इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव? जी, एक तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई भी एनजीओ का मॉडल नहीं है। युवा शक्ति पराक्रम जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, व्यक्ति अपनी खुद की मदद कर सकता है। एक अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप खुद की
मदद करेंगे तो भगवान तभी आपको अपने आप रास्ता दिखाएगा। सो मेरा जो एक मेन फोकस है वो उसके ऊपर रहता है कि जब भी कोई मेरे पास भी आता है मैं उनको वो यही बोलता हूँ कि आज मैं आपकी डेट में इस पर्टिकुलर फील्ड में या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी मैं मदद ज़रूर करूँगा, बट कल आप अपना कैसे बेहतर कर सकते हैं, आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, अपने आप को सशक्त कैसे कर सकते हैं, सारा का सारा फोकस उस पर है। सो ये जो तीन मुख्य सेक्टर्स के बारे में मैंने बात रखी है आपको, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में, हमारा जो मॉडल है वो सेल्फ सस्टेनेंस का है। आप अगर आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी को भी देखते हैं या इंडियन डेमोक्रेसी को देखते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फार्मिंग सेक्टर हो, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे टर्सरी सेक्टर हो, वहाँ पर हमारा जो आगे अब यूथ है, जो हमारी वर्कफोर्स है, वो तभी अपने आप को सस्टेन कर पाएगी जब वो सेल्फ सफिशेंट बनेगी। सेल्फ सफिशेंट वो कैसे बनेगी? जो गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल होता है कि हम वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें, हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें, साथ ही साथ हम उनको वो गाइडेंस दे सकें। सो वी आर जस्ट अ टूल, हम एक सिर्फ माध्यम है। बाकी तो देखिए हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा जो मैं मानता हूँ जितने कर्मठ लोग हमारे यहाँ, जितने जुझारू हैं, वो आपको कहीं पूरे देश में देखने को नहीं मिलेंगे। मैं काफ़ी टाइम अपनी ज़िंदगी में दिल्ली में भी रहा हूँ। मेरी जो लॉ की पढ़ाई थी वो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से करी थी। वहाँ पर भी अधिकतर जब अपने हिमाचली भाई बहनों को मिलने का अवसर मिलता था, तो वो जो एक जुनून और जज्बा है मेहनत करने का, वो आपको हिमाचली लोगों से ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं। सो वो एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल है, उसको हम किस हिसाब से कर सकते हैं। मेरी प्राथमिकता मेरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, मेरे एक जनप्रतिनिधि होने के माध्यम से, और आगे विधानसभा में भी जब जो हम लोगों के साथ एक विचार विमर्श कर रहे हैं और जो हम अभी आगामी आने वाले चुनाव हैं उनकी तरफ भी जो रणनीति बना रहे हैं, वो इसी के ऊपर ही फोकस्ड है, हमें कि एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल कैसे खड़ा करें। सर अभी हाल ही में धर्मशाला में T20 के मैच हुए जी और उसमें आपने युवाओं को फ्री में मतलब मैच जी देखने का मौका दिया, जी तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हमने सोचा कि क्योंकि अब देखिए कोरोना भी जो है वो थोड़ा सा अभी डाउन लो पे जी है, जी एंड जो वेदर भी है, वेदर पैटर्न भी चेंज हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को एक तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा एक नेशनलिस्टिक भाव भी है, एक थोड़ा पेट्रियाटिक तरीके से भी, क्या अगर आपको अपने देश की जो आपकी राष्ट्रीय टीम है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका अगर आपको प्रोत्साहन करने के लिए मौका मिल रहा है, सो वाई नॉट। और मैंने ये भी, मेरा दूसरा जो इसमें एम था वो ये था कि देखिए एक्सपोजर सबसे बड़ी चीज़ है। जी जी काफ़ी लोगों ने विधानसभा में बोला कि अरे तो बसों में बैठा के लोगों को लेके जा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटेंट एंड पर्पस है। जब हम अपने यहीं जहाँ आप आज मेरे यहाँ आए हैं, यहीं मेरा पैतृक घर यहाँ है, हाँ जी हमारे ग्रैंडफादर यहीं से पले बड़े, यहीं हुए, उन्होंने यहाँ से काम किया। हमारे फादर साहब ने यहीं से ही उठ के यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करा, ऑल इंडिया सर्विसेज में गए, आईएएस अधिकारी बने, उसके बाद उनको वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस मिले यूपी में जाके, उत्तराखंड में जाके। हम भी उसका पार्ट थे, हम भी इसी मिट्टी के यहीं की पैदाइश हैं एक तरीके से, एंड यही हमारा जो ये हमारी जो सभ्यता है, धरोहर है, हम इसको तभी संभाल पाएंगे जब हम एक्सपोजर ला पाएंगे। जी देखिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है और जो लोगों में एक ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट है, हम इंडिया के, जब हम इंडिया के ओवरऑल एक वर्ल्ड स्टेज पे भी बात कर रहे हैं, चाहे वो जियो पोलिटिकल सेंस में हो, इकोनॉमिक सेंस में हो, हम क्रॉस कंपैरिजन करते हैं कि देखिए अमेरिका में ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, जो तो जब लोगों को एक्सपोजर मिलेगा वो देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, तभी तो वो सीखेंगे। तो मेरा पॉइंट इससे भी यही था कि जैसे वो धर्मशाला में स्टेडियम है, तो वैसा ही स्टेडियम ऊना में भी आएगा, हाँ जी वैसा ही स्टेडियम गगरेट में भी आएगा। जो हमारे युवक साथी हैं जब वो धर्मशाला जा रहे हैं, हम भी वहाँ से कुछ सीख के आएंगे और वो सेम चीज़ वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ भी खड़ा करेंगे। जी जी तो एक वो फन फील्ड एक्टिविटी थी, बाकी साथ साथ में उसमें एक लर्निंग भी थी। आई होप जो सारे लोग गए थे और मेरा जो उसमें फीडबैक रहा है उस सारे लोगों से मेरा जो इंटरेक्शन था वो एक पॉजिटिव था। तो ऐसी पहल हमारी हमने पहले भी करी है, आगे भी आने वाले भी टाइम में भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया सोच है सर आपकी। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप भी एक युवा हैं और आजकल की युवा पीढ़ी आप जानते ही हैं कि नशे की दलदल में फंसती जा रही है, तो ऐसे में उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए हमारा क्योंकि पंजाब के साथ एक बॉर्डरिंग एरिया भी है, और एकमात्र चीज़ जो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स माइंड। अगर एक युवा बिज़ी रहेगा, उसके पास टाइम एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो सही डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिविटी की तरफ आपका माइंड जाएगा ही नहीं। तो नशा मुक्ति के जो अभियान भी होते हैं और मैं उनको काफ़ी प्रमोट भी करता हूँ और ये अच्छी चीज़ है, बट उससे ज़्यादा मेरा मानना है कि हमें इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ जाना, लोगों को आकर्षित करना कि देखिए आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होके, या चाहे एजुकेशन मॉडल में भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ जिनको, जैसे मैंने अभी पहले कहा, वाई आर वी गोइंग टुवर्ड्स करियर काउंसलिंग एंड कोचिंग, वो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बट वो एक दिशा नहीं है।
तो अगर हम माध्यम बन सकते हैं, हम उनको दिशा दिखा सकते हैं, खेल कूद में हम उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, इक्विपमेंट दे सकते हैं, तो फिर बुराई की तरफ तो आदमी अपने आप ही नहीं जाएगा। सो लाइक आई सेड, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स माइंड। हमें लोगों को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, जो मैसेज जो है वो उस प्रकार से होना चाहिए, एंड ऑटोमेटिकली जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा यूथ है, यूथ ने सोसाइटी को ड्राइव करना है और सोसाइटी अपने आप एक पॉजिटिव पाथ पे प्रोग्रेस करेगी। जी धन्यवाद सर। तो आपने देखा, ये थे बहुत ही बेहतरीन सोच के युवा नेता चैतन्य शर्मा, जिला परिषद। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बोलेगा हिमाचल।